हेलो गाइस, सबका स्वागत है पार्ट 5 में, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ पूरा कंट्रोल स्टेटमेंट एंड पॉइंटर। तो इसमें पूरा बेसिक टू एडवांस सब मैंने कवर किया है पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, और आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इसमें कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे प्राइम नंबर का, देन पैटर्न्स वगैरह भी बताए हैं मैंने, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे सी प्रोग्रामिंग के पार्ट 5 में। हमने ऑलरेडी 4 पार्ट्स के वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो डायरेक्टली पायल टेक्नोवा सर्च करो। पायल टेक्नोवा जैसे ही सर्च करोगे, सजेशन में हमारा चैनल आपको दिख जाएगा। देन हमारे चैनल पे जाना है, आपको वीडियोस में जाके वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं गाइस, तो आप डायरेक्टली फ्लूली प्लेलिस्ट जो है मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, तो आप व्यू फुल प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिसमें मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं और प्रॉपरली प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने सिर्फ सी लैंग्वेज के वीडियोस ऐड किए हैं। सो ये है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ये मैंने स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाया है। तो गाइज, अगर आपके एग्जाम है तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ठीक है। अगर आप एज ए इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी गाइस। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर किया था कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है वो भी मैंने बताया था। अगेन, कंट्रोल स्टेटमेंट के 3 स्टेटमेंट्स भी बताए थे मैंने, 3 पॉइंट्स भी बताए थे, टाइप्स भी बताए थे, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। आप बहुत स्मार्ट हो, आपको पता है कंडीशनल स्टेटमेंट कौन से है। तो इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, देन एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, देन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमने पढ़ा था। नेस्टेड इफ के अलावा स्विच स्टेटमेंट भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। एंड देन हमने नेक्स्ट पॉइंट जो था, मतलब नेक्स्ट टाइप जो था कंडीशनल स्टेटमेंट का, नेक्स्ट टाइप, ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट टाइप है, ठीक है। और दूसरा टाइप है लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट, अभी लूपिंग स्टेटमेंट क्या है वो भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि एग्जैक्टली लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, कब यूज होता है। इसके भी 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज फॉर लूप, सेकेंड वन इज व्हाइल लूप, थर्ड वन इज डू व्हाइल लूप। तो ऐसे इसके भी 3 टाइप्स है, जिसमें से हमने ऑलरेडी फॉर लूप देखा था विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको प्रोग्राम भी करके दिखाए थे, कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे जो आपको घर से करके लाने थे, घर पे करने थे, ठीक है। सो फॉर लूप हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर भी मैं बेसिक आइडिया दे देती हूँ फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप इज अ लूपिंग स्टेटमेंट। अभी लूपिंग स्टेटमेंट कब यूज करेंगे, एक ही चीज हमें बार 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 एग्जीक्यूट करनी है, तो इसके लिए मुझे मल्टीपल टाइम्स कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, वन टाइम कोड लिखूंगी और इसी को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करूंगी, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, लूपिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड आपको एग्जीक्यूट करना है मल्टीपल टाइम्स के लिए, तब आप यूज कर सकते हो लूपिंग स्टेटमेंट। भी मैंने वो भी बताए थे कि लूपिंग के 3 स्टेटमेंट है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, ठीक है। जिसमें से फॉर लूप को कैसे यूज किया जाता है, तो उसका सिंटैक्स मैंने बताया था। उसमें मतलब फॉर लूप के सिंटैक्स में, फॉर लूप के सिंटैक्स में हम फॉर कीवर्ड यूज करते हैं। देन सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, आफ्टर दैट आपको कॉमा देना, सॉरी सेमीकोलन देना होता है, एंड देन कंडीशन देनी होती है, ठीक है। कंडीशन देने के बाद
अपग्रेड या तो अपडेट आप बोल सकते हो, अपडेट पार्ट आता है, ठीक है। उसके बाद आएगा उसका ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। देन इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, अपडेट पार्ट क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि वो एग्जैक्टली क्या होता है, तो आप डायरेक्टली फोर्थ पार्ट पे जंप कर सकते हो। ये वाला फोर्थ पार्ट है जिसमें हमने कंट्रोल स्टेटमेंट देखा था, ठीक है। तो वो प्रॉपरली पूरा देखो, समझो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो आज के सेशन में हम देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप, अभी जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो वैसे ही नेस्टेड फॉर लूप भी होता है, ठीक है। अभी फॉर लूप विद इन अ फॉर लूप, इट इज कॉल्ड द नेस्टेड फॉर लूप। मतलब एक फॉर लूप आएगा, ठीक है, एंड देन उसके अंदर दूसरा फॉर लूप आएगा, उसी को बोलेंगे हम नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। मतलब पहली बार ये लूप चलेगा, ठीक है। अगर ये लूप की कंडीशन ट्रू है तो अंदर वाला लूप चलेगा। अभी अंदर वाला लूप जो है वो कितनी टाइम्स चलेगा, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, ठीक है। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो वैसे ही वो क्या करेगा, अपर वाले फॉर लूप में चला जाएगा, ठीक है। सो देखो, सपोज मैं एक एग्जाम्पल करके एग्जाम्पल बताती हूँ। प्रोग्रामिंग से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। सपोज मैं एक लूप लेती हूँ, ठीक है। सिंटैक्स मैंने बताया है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप देना है। सो मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देती हूँ इंटीजर आई एंड जे। तो दो वेरिएबल लगेंगे क्योंकि हम फॉर लूप में वेरिएबल का यूज करते हैं इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट पार्ट में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे फॉर लूप को यहाँ पे क्रिएट कर दूंगी, फॉर लूप को डिफाइन कर दूंगी। सो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दूंगी आई का। तो फर्स्ट लूप में मैं आई वेरिएबल यूज करती हूँ, तो इनिशियल वैल्यू मैं फॉर की 0 दे देती हूँ, देन सेमी कोलन। कंडीशन देनी है, आप कोई भी कंडीशन दे सकते हो, मैं यहाँ पे देती हूँ आई इज लेस देन 4। आई इज लेस देन 4 तक वो चलना चाहिए। देन आई प्लस प्लस, अभी आई प्लस प्लस ही क्यों लिया, क्योंकि 0 से लेके 4 तक चलना चाहिए, ठीक है। 0 से लेके 4 तक चलना चाहिए तो ऑब्वियसली आई प्लस प्लस ही लेना पड़ेगा, आई माइनस माइनस नहीं आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट अगेन आपको दूसरा फॉर लूप लेना है, तो मैं इसके अंदर दूसरा वेरिएबल लूंगी, दैट इज जे वेरिएबल। सो जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 4, ये भी मैं 4 तक चलाऊंगी। देन सेमी कोलन जे प्लस प्लस, ठीक है। आफ्टर दैट उसकी बॉडी आ जाएगी, ठीक है। देन मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी, प्रिंट प्रिंटफ। सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ आई की वैल्यू, ठीक है। तो आई एंड जे दोनों की वैल्यू प्रिंट कर देती हूँ। सो %d, %d, अभी इंटीजर डिफाइन किया है इसीलिए मैं यहाँ पे %d यूज कर रही हूँ, ठीक है। सो आई कॉमा जे, ऐसे दो वेरिएबल मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल का यूज किया है आई एंड जे, इसीलिए मैंने इसका डिक्लेरेशन कर दिया है। अब डायरेक्टली भी इंटीजर आई इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, ठीक है। देन फर्स्ट लूप लिया है, फर्स्ट लूप के अंदर मैंने दूसरा लूप लिया है, मतलब फर्स्ट लूप के बॉडी में दूसरा लूप लिया है। आफ्टर दैट सेकेंड लूप में, मतलब इनर लूप में, मैंने सिंपली आई एंड जे की वैल्यू प्रिंट कर दी। आफ्टर दैट मुझे हर एक इटरेशन में न्यू लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ न्यू लाइन कर देती हूँ, न्यू लाइन, ठीक है। इससे क्या होगा कि और अच्छे से आउटपुट हमें दिखेगा। देन मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैल्यू जो है, देखो 0, देन 0 0, देन 1 0, देन आप ऐसे देखो 1, सॉरी 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 0 0, 0 1, 0 2, 0 3, देन 1 0, देन 1 1, 1 2, 1 3। लाइक वाइज जो है हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया है।
क्लियर है गाइस यहाँ तक? ठीक है। अगर आपको सिर्फ आई की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे सिर्फ आई की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ जे की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप सिर्फ जे की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट कर देती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। तो लाइकवाइज जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है गाइस यहाँ तक? हमने क्या किया है, सिंपली यहाँ पे जे को प्रिंट किया है। देन मैं यहाँ पे आई को भी आई को प्रिंट करती हूँ। देन इसको मैं रन कर देती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, परसेंट डी, मैंने यहाँ पे परसेंट डी नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे परसेंट डी लिख देती हूँ। देन उसको रन करती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 आया है, 0 1 आया है, 0 2 आया है, 0 3 आया है, देन 0 आया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये वाली रो जो है वो एग्जीक्यूट मतलब प्रिंट होगी। जैसे कि इनिशियल वैल्यू जो है, इनिशियल वैल्यू आई की वैल्यू क्या होगी गाइस? इनिशियल वैल्यू आई की वैल्यू जो है 0 होगी। ठीक है, एंड देन जे की वैल्यू अंदर आ मतलब जैसे ही आई की वैल्यू 0 आ गई, वैसे ही जे की 0 आ जाएगी, सॉरी अपग्रेड होगी 1 से। देन आई की वैल्यू एज इट इज रहेगी 0, लेकिन जे की वैल्यू अंदर ही अपडेट होगी। देन आई की वैल्यू एज इट इज रहेगी, लेकिन जे की वैल्यू अपडेट होगी। देन आई 4, अभी 4 तक तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो लाइकवाइज हम यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये है नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, समझो कि लाइक मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है कोई एक ऐसा पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले इसका ना थोड़ा हम एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंटीजर आई एंड जे वो किस लिए लिया है, तो क्योंकि मैं इस वेरिएबल को यूज करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसका मैंने डिक्लेरेशन किया है क्योंकि इन फ्यूचर के कोड में हम इस वेरिएबल को यूज करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे इन फ्यूचर क्यों बोला है, क्योंकि करंटली कंपाइलर इस लाइन पे है। तो ये जो मतलब आगे वाली जो लाइंस मतलब जो भी लाइंस है कोड कोड है वो उसके लिए फ्यूचर ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आफ्टर दैट देखो आप यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, तो आई की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, एंड देन वो आ जाएगा अंदर। ठीक है, कंडीशन पहले चेक करेगी कि आई इज लेस देन 0 है क्या। सो 0 इज लेस देन 4 है क्या? यस है मतलब वो अंदर वाली लूप में चला जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ इस कंडीशन में आई की वैल्यू क्या है? 0 है। देन अंदर आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा वो, एंड देन इनर लूप में वो चेक करेगा। अभी क्या चेक करेगा? जे की वैल्यू 0 है, यस जे इज इक्वल टू 0। देन 0 इज लेस देन, जे इज लेस देन 4 है ना, तो जे मीन्स 0, 0 इज लेस देन 4 है क्या? यस है। तो जे की वैल्यू प्रिंट करो और आई की वैल्यू प्रिंट करो। इस मतलब यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा 0 0, 0 0 हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो जाने के बाद वो फिर से कंडीशन में जाएगा, कंडीशन में अपडेट होगा। ठीक है, अपडेट हो जाएगा मतलब थर्ड वाले पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, सो जे प्लस प्लस मतलब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। आफ्टर दैट वो चेक करेगा जे इज लेस देन 4 है क्या, मतलब 1 इज लेस देन 4 है क्या? यस है मतलब वो फिर से प्रिंट करेगा। तो आई की वैल्यू एज इट इज रहेगी 0 एंड जे की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, आफ्टर दैट फिर से वो क्या करेगा? जे प्लस प्लस करेगा, मतलब यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। देन चेक करेगा 2 इज लेस देन 4 है क्या? यस है तो प्रिंट कर दो, तो आई की वैल्यू एज इट इज, देन जे की वैल्यू 2। लाइकवाइज वो 3 भी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जैसे ही वो जे प्लस प्लस करके, ठीक है, जैसे यहाँ पे जे इक्वल टू 3 दे दिया, देन 3 इज लेस देन 4 है कि चेक किया, जैसे ही जे की वैल्यू अपग्रेड हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो कंडीशन यहाँ पे मतलब फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये जो 4 वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। गाइस क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देन अगेन फिर जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फिर से
आउटर वाले लूप में चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आई की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, तो नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस अपडेट। वो अपडेट कर देगा, फिर चेक करेगा कि 1 इज लेस देन, मतलब आई की वैल्यू जो है वो 1 है, 1 इज लेस देन 4 है क्या? यस है तो वो फिर से आई में मतलब जे में चला जाएगा, इनर लूप में चला जाएगा, फिर से आई की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी और जे की 0। देन आई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जे की वैल्यू 1 से अपग्रेड होगी। देन आई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन जे की वैल्यू आई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। लाइकवाइज हमें पूरा जो है आउटपुट में मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आई की वैल्यू 1 कांस्टेंट है, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 कांस्टेंट है, वैसे ही 2 की भी रहेगी, 2 0 2 1 2 2 2 3। ठीक है, वैसे ही 3 0 3 1 3 2 एंड 3 3। लाइकवाइज हर एक मतलब हर एक आउटर लूप में 4 टाइम्स इनर लूप चल रहा है, हर एक आउटर लूप में 4 टाइम्स इनर लूप चल रहा है, हर एक आउटर लूप में 4 टाइम्स इनर लूप चल रहा है। ठीक है, तो इसे ही इसको ही बोलते हैं इनर नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप इसको ही बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अभी इस ये जो आउटपुट हमें मिला है, तो आउटपुट मैंने क्या प्रिंट किया है? प्रिंट किया है आई कॉमा जे। ठीक है, अगर आप जे कॉमा आई करते हो तो उसका आउटपुट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जे कॉमा आई अगर करोगे तो 0 0 1 0 2 0 3 0 लाइकवाइज आएगा, मतलब सबसे पहले जे की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये जो आउटपुट है वो आई कॉमा जे वाला है। क्लियर है गाइज यहाँ तक? इसमें कुछ भी किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जे की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रॉपरली इसको प्रिंट किया है। ठीक है, देन हम देखते हैं, अगर मुझे कोई पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है, सपोज मुझे पैटर्न प्रिंट करना है स्टार वाला, जिसको हम फ्लोइड ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोइड ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फिर से बोल रही हूँ, मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अभी देखो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फ्लोइड ट्रायंगल फिर से बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी दिया है मैंने कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न आपको प्रिंट करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कोड है वो हमें कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोड लिखने से पहले उसका लॉजिक समझ लेते हैं। ठीक है, अभी देखो ये जो पैटर्न प्रिंट करना है, तो सबसे पहले हमें मतलब क्या यूज करना पड़ेगा? तो नेस्टेड फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, नेस्टेड फॉर लूप। अभी सिर्फ फॉर लूप ही क्यों, वाइल लूप भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम फॉर लूप सीख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप करके दिखाती हूँ, और इजी भी रहता है फॉर लूप में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नेस्टेड फॉर लूप यूज करना है, देन इसका पैटर्न समझ लो। ठीक है, अभी देखो इसको अगर हमने रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड किया है, अगर किया, तो इसका आउटपुट क्या हो सकता है वो हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कलर अलग ले लेती हूँ। ठीक है, देखो ये जो है वो कॉलम है एंड ये जो है वो रोज है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट रो जो है, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम भी है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कितने स्टार्स है गाइस? 1 स्टार। ठीक है, देन सेकेंड रो में देखते हैं, सेकेंड रो एंड सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में एक स्टार है। सपोज मैं डायरेक्टली कॉलम की नहीं बात करती हूँ, रोज की बात करूंगी। ठीक है, पहले सो सेकेंड रो में 2 स्टार है। ठीक है, थर्ड रो में 3 स्टार है। ठीक है, और फोर्थ रो में कितने स्टार है? 4 स्टार है। और देन फिफ्थ रो में कितने स्टार है? 5 स्टार है। ठीक है, तो इसका लॉजिक कैसे लगाया जाए? ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, अभी हमने फॉर लूप पढ़ा है, अभी हमने नेस्टेड फॉर लूप पढ़ा था। ठीक है, तो
नेस्टेड फॉर लूप जैसे हमने अभी पढ़ा था, तो क्या हो रहा था, हमने एक पैटर्न देखा था। क्या पैटर्न देखा था? आउटर लूप एक बार चल रहा था, आउटर लूप एक बार चल रहा था, लेकिन इनर लूप मल्टीपल टाइम्स चल रहा था गाइस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आउटर लूप जो है, ठीक है, आउटर लूप यहाँ पे भी एक ही बार चलेगा। ठीक है, आउटर लूप यहाँ पे भी एक ही बार चलेगा, लेकिन इनर लूप मल्टीपल टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो देखो सपोज ये जो है इनर लूप है, तो सबसे पहले 1 स्टार प्रिंट किया, देन 2 स्टार प्रिंट किया, देन 1 से लेके 3 स्टार प्रिंट किया, देन 1 से लेके 4 स्टार प्रिंट किया, देन 1 से लेके 5 स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी जे के आई एंड जे के फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं आर को मतलब रोज को आई बोलूं और कॉलम्स को जे बोलूं, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम का मैं बोलूंगी जे एंड रोज को बोलूंगी मैं आई। ठीक है, तो देखो 1 से मतलब पहली जो रोज एंड कॉलम है वहां पे क्या एक स्टार प्रिंट किया है, देन मतलब सपोज मैं यहाँ पे आई की वैल्यू 1 दे देती हूँ, जे की वैल्यू भी 1 देती हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आई की वैल्यू 2 दे देती हूँ। ठीक है, एंड जे की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे जे इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे जो रोज है मैंने आई की वैल्यू दी थी। ठीक है, सो यहाँ पे 3 आ जाएगा, देन जे जो है J1 J2 एंड J3 लाइकवाइज, देन आई मतलब फोर्थ रो है तो आई इक्वल टू 4, J1 J2 J3 एंड J4। आफ्टर दैट आई इक्वल टू 5, J1 J2 J3 J4 एंड J5। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है। देखो जैसे ही फर्स्ट रो है, पहले रो में एक ही स्टार है, दूसरे रो में दो स्टार है, तीसरे रो में 3 स्टार है, चौथे रो में 4 स्टार है, और पांचवे रो में 5 स्टार। समझ रहे हो? मतलब जो इनर लूप का है, इनर लूप 1 से लेके एन टाइम तक चल रहा है, 1 से लेके एन टाइम तक चल रहा है। ठीक है, मतलब अभी वो एन क्या है, तो वो डिसाइड करता है रोज पे। अगर रो 1 है तो 1 स्टार प्रिंट करेगा, देन आई की वैल्यू अगर 2 है तो 2 स्टार प्रिंट कर दिया। अगर मैं एन को आई से रिप्लेस कर दूं तो मतलब 1 से लेके आई तक मुझे चलाना हो तो क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा स्टार। ठीक है, मतलब स्टार मिल रहे, कैसे कैसे स्टार मिल रहे कि हर अभी रो वाइज मिल रहे। सो 1 स्टार, 2 स्टार मिल रहे हैं, 3 स्टार मिल रहे हैं, 4 स्टार मिल रहे हैं, 5 स्टार मिल रहे हैं, लाइक वाइज मुझे यहाँ पे स्टार्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी सपोज जैसे मैंने बोला है कि स्टार्स को प्रिंट करने के लिए 1 से लेके आई तक चलाऊंगी। ठीक है, लेकिन मुझे रोज को भी तो चलाना है, इन रोज को भी तो चलाना है, तो मैं क्या करूंगी, 1 से लेके 5 तक चलाना है, तो ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि 5 ही रोज हो, 10 रो भी हो सकते हैं। तो पहला जो लूप है उसको मैं बोल दूंगी 1 से लेके एन तक। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा कि आउटर लूप जो है, आउटर लूप 1 से लेके एन तक चलेगा, 1 से लेके एन तक चलेगा, और इनर लूप जो है वो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, 1 से लेके रोज तक चलेगा, और रोज कौन से वेरिएबल में है, आई वेरिएबल में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन तो मिल गई है, कंडीशन तो मिल गई है। तो देखो इसको हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, प्लॉटिंग कैसे करेंगे, सो फॉर आई इक्वल टू 0, सपोज मैं यहाँ पे 1 दे देती हूँ, I इक्वल टू 1, देन I इज लेस देन और इक्वल टू n। अभी इक्वल टू क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट करूँ, देन I प्लस प्लस, ऑब्वियसली 1 से लेके 5 10 9 जहां तक भी चलाना है तो इंक्रीज ही हो रहा है। देन इनर वाला लूप, देन फॉर j इक्वल टू 1 एंड j इज लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक चलाना है, I तक चलाना है, देन j प्लस प्लस।
ठीक है। आफ्टर दैट उसके अंदर क्या प्रिंट करना है, परसेंट डी प्रिंट करना है, कोई नंबर प्रिंट करना है? नहीं, हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ स्टार, स्टार्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो ये वाला काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इससे भी लॉजिक हमारा कंप्लीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सारे स्टार एक ही लाइन में थोड़ी ना चाहिए। तो मुझे पूरा जे खत्म हो जाने के बाद, पूरा जे एग्जीक्यूट हो जाने के बाद न्यू लाइन चाहिए। तो इस बॉडी को जैसे ही क्लोज करूंगी वहां पे मैं प्रिंट एफ कर दूंगी न्यू लाइन, मतलब हर एक लाइन के बाद मैं यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट करूंगी। तो देखो, इसका मैं प्रोग्राम लिखती हूँ। सपोज एक वेरिएबल लेती हूँ एन वेरिएबल, ठीक है। एन की वैल्यू 5 दे देती हूँ। देन यहाँ पे चलाऊंगी एन तक। एंड जे की वैल्यू जो है वो कहाँ तक चलनी चाहिए गाइस, कहाँ तक चलनी चाहिए, आई तक चलनी चाहिए, ठीक है। सो आई की वैल्यू 1 से लेते हैं और लेस देन और इक्वल टू एन लेते हैं। जे की वैल्यू भी 1 से लेते हैं एंड देन लेस देन और इक्वल टू आई लेते हैं। आफ्टर दैट मुझे नंबर्स प्रिंट नहीं करने हैं, मुझे प्रिंट करना है स्टार। और हर एक लाइन के बाद मुझे न्यू लाइन चाहिए, इसलिए मैं ये जो न्यू लाइन है एज इट इज रखूंगी। देन मैं इसको प्रिंट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ठीक है। फर्स्ट रो, एक मतलब फर्स्ट रो 1 स्टार, सेकेंड रो 2 स्टार, थर्ड रो 3 स्टार, फोर्थ रो 4 स्टार, फिफ्थ रो 5 स्टार। तो लाइक वाइज जो भी रो है उतने स्टार्स है। और रो कौन से मतलब ये जो फर्स्ट वाला लूप है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है। तो रोज कौन से वेरिएबल में है, आई वेरिएबल में है। और कहाँ तक चलाना है, रोज तक चलाना है। इसीलिए हमने यहाँ पे j इज लेस देन और इक्वल टू आई रखा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। देखो, दो वेरिएबल ले लिए, कहाँ तक चलाना है तो वो एक नंबर दे दिया, जैसे कि 5 रोज चाहिए। देन आई से आई की वैल्यू 1 दे दी और 1 से लेके n तक चलना चाहिए। सो लेस देन और इक्वल टू n। देन अगेन j की वैल्यू जो है वो j इज लेस देन और इक्वल टू i होना चाहिए। देन मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया है स्टार। अगर सपोज मैं यहाँ पे n की वैल्यू चेंज कर दूं तो क्या ये आउटपुट चेंज होगा? यस। क्या ये आउटपुट चेंज होगा? यस गाइस, ये वाला आउटपुट चेंज हो जाएगा। अभी पहली रो है 1 स्टार, दूसरी रो 2 स्टार, तीसरी रो 3 स्टार, चौथी रो 4 स्टार, पांचवी रो 5 स्टार, छठवीं रो 6 स्टार्स। तो लाइक वाइज आप जितने भी एन नंबर डालोगे उतना उतने रोज के लिए उतने उतने स्टार्स प्रिंट होंगे। बहुत ही सिंपल लॉजिक है गाइस, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस ना करे। ये एग्जाम में आ सकता है और इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है। इसके अलावा कोई बेसिक इंटरव्यू हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है गाइस, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फ्लोइड ट्रायंगल, सॉरी पैटर्न, ठीक है। स्टार पैटर्न है ये। तो देखो, आप ऐसे भी ले सकते हो, प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ रोज, मैंने डायरेक्टली रन टाइम वैल्यू ले ली थी, ठीक है। सेम लॉजिक इसमें भी है, ठीक है। अगेन जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि जैसे ही हम सम निकालते हैं वैसे ही प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, वहां पे सम वेरिएबल लेते थे तो यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएबल आ जाएगा। और जहां पे सम इक्वल टू सम प्लस आई करते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मिस नहीं करना है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट लूप देखते हैं, दैट इज while लूप इन सी। सो while लूप it is used to repeat a block of code as long as the condition is true। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक while लूप जो है वो चलता रहता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया था कि हमने फॉर लूप देखा था, ठीक है। तो जैसे कि फॉर लूप के 3 टाइप्स है, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं है कि
सारी चीजें जो अभी मैंने सब वैनिश कर दिया है क्योंकि वो थोड़ा स्पेस का इशू दे रहा था। ठीक है, तो देखो लूपिंग के जैसे थ्री टाइप्स है। ठीक है, कौन से है? तो फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग को इग्नोर करो। सो वाइल लूप एंड डू वाइल। ठीक है, अभी देखो हर एक लूप का अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, अभी अलग अलग मीनिंग क्यों है? अगर उसका मीनिंग सेम होता तो ये थ्री टर्म्स होते ही नहीं। मतलब सेम सेम चीजें थोड़ी ना देंगे वो लोग, थोड़ा ना थोड़ा सब में चेंज है। ठीक है, तो चेंज देखो क्या है। तो यहाँ पे फॉर लूप में हम थ्री पार्ट्स एज इट इज फॉर लूप में पास करते हैं कि जैसे इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन पास करते हैं एंड देन अपडेट पार्ट देते हैं। ठीक है, अभी देखो फॉर लूप कब यूज करें। ठीक है, इसका भी कुछ, उसके भी कुछ रीजंस होते हैं, उसके भी सिचुएशन होते हैं कि कहाँ पे कौन सा लूप यूज करें। ठीक है, अभी देखो जैसे थ्री लूप्स है तो फॉर लूप कब यूज करते हैं? जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता है। अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशन पता है तो आप क्या यूज करो? फॉर लूप यूज करो। अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं है तो क्या यूज करोगे गाइस? आप यूज करोगे वाइल लूप। अभी वाइल लूप वही बताता है कि अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता है तो वाइल लूप यूज करो। बस यही डिफरेंस है फॉर लूप में और वाइल लूप। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स भी अलग है थोड़ा। ठीक है, मैं बताऊंगी। देखो अभी जो भी मतलब काम है फॉर लूप का, वाइल लूप का और डू वाइल लूप का, तीनों ही लूप का काम एक ही है, लेकिन हर एक सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कब हम कौन सा लूपिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, सो डू वाइल लूप का सिंटैक्स हम देख, सॉरी वाइल लूप का हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो वाइल का देखो सबसे पहले आ जाएगा वाइल कीवर्ड। ठीक है, वाइल कीवर्ड एंड देन आ जाएगा पैरेंथेसिस में कंडीशन। जैसे ही आप कंडीशन दे देते हो, कंडीशन अगर ट्रू है तो वाइल का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे कि देखो वाइल लूप का और फॉर लूप का थोड़ा सिंटैक्स का डिफरेंस है। देखो इनिशियलाइजेशन कॉमा कंडीशन कॉमा अपडेट। ठीक है, ऐसे थ्री पार्ट्स है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन दी है, तो इसका मतलब क्या हम इनिशियलाइजेशन नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विदाउट इनिशियलाइजेशन हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो इनिशियलाइजेशन ये वाइल का कोई सिंटैक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन उसको हम वाइल लूप यूज करने से पहले उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख सकते हो अपडेट वाला पार्ट भी वाइल लूप में नहीं है। तो क्या मतलब हम वाइल लूप में अपडेट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि अपडेट भी वाइल लूप का पार्ट नहीं है, वाइल लूप की सिंटैक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो आप बॉडी ब्लॉक के बाद, ब्लॉक ऑफ कोड के बाद उसको अपडेट कर सकती हो। ठीक है, तो ये जो अपडेट वाला पार्ट है और इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है वो आप व्हाइल लूप में यूज करोगे, लेकिन वो सिंटैक्स वाला पार्ट नहीं है गाइस। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम एग्जाम में लिखोगे या इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो ये आपको एज अ कमेंट करके बताने हैं और उनको बताना है कि वो सिंटैक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन हम उसको कोड में लिखेंगे क्योंकि विदाउट इनिशियलाइजेशन हम वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। और हम कोई लूपिंग स्टेटमेंट यूज करें तो एक नंबर से लेके कोई नंबर तक जाने के लिए वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, तो अपडेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो देखो सपोज मुझे, मैं यहाँ पे सिंपली 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करती हूँ। सो वाइल अभी सपोज मैं यही पे i इक्वल टू 1 दे देती हूँ। ठीक है, सो i इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू n तक मुझे चलाना है। ठीक है, n की वैल्यू मैं यहाँ पे 5 दे देती हूँ। तो इनिशियलाइजेशन मैंने यहाँ पे किया है, देन वाइल कंडीशन दी है, कंडीशन i इज लेस देन और इक्वल टू n तक चलनी चाहिए। आफ्टर दैट मुझे क्या प्रिंट करना है? प्रिंट
आई की वैल्यू प्रिंट करनी है मुझे, तो मैं यहाँ पे %d लिखूंगी। क्यों? क्योंकि इंटीजर आई लिखा है, तो वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। सो %d एंड देन आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, आफ्टर दैट सेमीकोलन एंड देन, ठीक है, देन आपको करना है आई प्लस प्लस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपडेट करना है जैसे ही आपके आपके पूरा ब्लॉक ऑफ कोड कंप्लीट हो जाता है। अभी यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन थी, ऐसे अगर 1000 लाइन भी होंगे तो पूरा पहले ब्लॉक ऑफ कोड को लिख देना है, उसके बाद ही आपको अपडेट करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर लूप में हम पूरा कंडीशन चेक करने के बाद पूरी बॉडी एग्जीक्यूट करते थे एंड देन थर्ड वाले पार्ट पे जाते थे, यानी कि हम अपडेट में जाते हैं, वैसे ही पहले पूरा ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा एंड देन अपडेट वाला पार्ट आएगा। देन मैं यहाँ इसको रन कर देती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट, तो आउटपुट में आ गया है 1 2 3 4 एंड 5। 1 से लेके 5 तक हमारी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई है। तो लाइक वाइज आप यहाँ पे सम भी प्रिंट कर सकते हो, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज आपको सम निकालना है, ठीक है, तो एक वेरिएबल लूंगी मैं, सम वेरिएबल, सम इक्वल टू 5, देन काम होतं का सर, कोणता? पण मी लावलंय याला. हा हा, सो अगर मुझे सम निकालनी है तो सम वेरिएबल में लूंगी, सम इक्वल टू 5 एंड देन सॉरी सम इक्वल टू 0 दे दूंगी, क्योंकि इनिशियल सम की वैल्यू जो है वो मैं 0 दे दूंगी, क्योंकि सम में मुझे कुछ भी नहीं रखना है, जैसे ही नंबर्स मुझे मिल जाएंगे, मिलते रहेंगे, वैसे वैसे मुझे सम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सम करना है, सम इक्वल टू सम प्लस, अभी सम में क्या ऐड करना है, तो हर एक इटरेशन की आई की वैल्यू। ठीक है, हर एक इटरेशन की आई की वैल्यू, देन मैं यहाँ पे एट द एंड में प्रिंट कर दूंगी सम की वैल्यू। सो प्रिंट एफ %d कॉमा सम। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 से लेके 5 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उसकी सम जो है वो हमें मिल जाती है 50। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, सम कोलन जो भी सम आती है वो %d में। ठीक है, तो सम इज 50। ठीक है, क्लियर है गाइस यहाँ तक? ठीक है, अभी जैसे कि मैंने सम बाहर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे टोटल वैल्यू चाहिए थी। अगर मैं इस सम को अगर वाइल लूप में लिख देती तो हर एक लाइन, मतलब हर एक इटरेशन में अलग अलग वैल्यू मिलती मुझे। ठीक है, तो देखो, सम इज 1, सम इज 3, सम इज 6, सम इज 10 एंड सम इज 10, मतलब हर एक एलिमेंट को ऐड करने के बाद एट द एंड हमें कौन सी सम मिल रही है वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आप प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट भी निकालो। सपोज मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएबल लेती हूँ, प्रोड वेरिएबल। ठीक है, सो प्रोडक्ट निकालने के लिए अभी मैंने बताया था प्रोडक्ट को तो हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। सो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोड इनटू आई, जितने भी आई के वेरिएबल्स आएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, जैसे सम प्रिंट किया है वैसे मैं प्रोडक्ट भी प्रिंट कर देती हूँ। सो प्रोडक्ट कौन से वेरिएबल में है, तो प्रोड वेरिएबल में है। ठीक है, देन मैं इसको प्रिंट कर देती हूँ। तो देखो, सम की वैल्यू, सम जो है वो 15 आ गया है। ठीक है, सम इज 15 और प्रोडक्ट इज 0। अभी प्रोडक्ट 0 क्यों आया है, अभी आई की वैल्यू 1 दी है। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू जो है, प्रोडक्ट की इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं दी है, तो मैं सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट की इनिशियल वैल्यू 1 दे देती हूँ। अभी 1 क्यों दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं 0 देती ना तो हर एक मल्टीप्लीकेशन जो है वो 0 में आ जाता। अगर मैं यहाँ पे 1 दे रही हूँ, अगर मैं
सपोज 1 into 1 करूँ तो उसका आंसर 1 ही आएगा। अगर मैं 5 into 1 करूँ तो भी उसका आंसर 5 ही आएगा। तो इससे कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो प्रोडक्ट की इनिशियल वैल्यू आप 1 यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो देखो आउटपुट में आ गया है सम इज 15 एंड प्रोडक्ट इज 120। क्लियर है गाइस? बहुत ही सिंपल है कोडिंग करना, बहुत ही सिंपल। आपको थोड़ा स्मार्ट वे यूज करना है। ठीक है, और वही स्मार्ट वे जो है वो लूपिंग स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करता है। क्लियर है गाइस? जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सम निकाला है, वैसे ही आप टेबल भी फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज मुझे कोई नंबर का टेबल प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट टेफ परसेंट डी, देन मुझे 2 का टेबल निकालना है, तो 2 into i करूंगी। ठीक है, आई की वैल्यू आई की वैल्यू क्या है? 1 है, और मुझे टेबल जो चाहिए वो 10 तक ही चाहिए होगा। तो 1 से लेके 10 तक आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी और 2 उससे मल्टीप्लाई होता रहेगा। देन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, सो टेबल मुझे मिल गया है 2 4 6 8, लाइकवाइज हमें यहाँ पे टेबल मिल गया है। ठीक है, न्यू लाइन करती हूँ। अगर जैसे मैंने यहाँ पे 2 का टेबल निकाला है, तो वैसे आप 5 का टेबल भी निकाल सकते हो, 10 का टेबल भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो इंटरनेट की वजह से थोड़ा वो स्लो चल रहा है, लेकिन यस आउटपुट तो सेम ही आएगा। मैंने सिर्फ क्या किया है, न्यू लाइन लगाई। क्लियर है गाइस? यहाँ तक कुछ भी किसी को भी डाउट है तो मुझे जस्ट पिन कीजिए, मैसेज कीजिए, या कुछ भी आपको डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। इसमें आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, तो ये लोड हो रहा है, वही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो वैसे जैसे मैंने यहाँ पे जैसे कि 2 दिया है, तो वैसे मैं 5 का टेबल भी यहाँ पे प्रिंट कर सकती हूँ। ठीक है, वो थोड़ा लोड ले रहा है, देखो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। अगर आपको न्यू लाइन पे चाहिए तो यहाँ पे न्यू लाइन ऐड कर दो, तो आउटपुट जो है वो न्यू लाइन पे आ जाएगा। आप देख सकते हो 50 तक हमारा टेबल भी आ गया है, सम भी फाइंड आउट की मैंने, और यहाँ पे प्रोडक्ट भी निकाल के आया है। अभी इससे पहले हमने देखा था 120 एंड 15, सम 15 आ रही थी, प्रोडक्ट 120 आ रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने एन की वैल्यू 5 रखी थी, अभी मैंने एन की वैल्यू 10 रखी है, तो यहाँ पे डिफरेंस भी आप देख सकते हो गाइस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो जो भी हम कोड फॉर लूप में यूज कर फॉर लूप में हमने किए थे, सेम कोड हम व्हाइल लूप में भी कर सकते हैं। जिसका एग्जांपल मैंने अभी दिखाया है, सम है, प्रोडक्ट है, टेबल है। ठीक है, क्लियर है? वो कैसे एग्जीक्यूट होता है तो वो भी मैंने बताया। कंडीशन इज चेक, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, देन कंडीशन अगर ट्रू है तो पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने के बाद अपडेट होता है, अपडेट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक होने के बाद फिर से ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। ऐसा कब तक चलता रहता है? जब तक कि वैल्यू जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाते। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन पॉजिटिव नंबर। सो पॉजिटिव, अभी एक सपोज कोई नंबर दिया है जैसे कि 1 2 3 4, तो ऐसे एक नंबर दिया है जो जॉइंट नंबर है, तो उसका मुझे क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सिंपली अल्गोरिदम लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट करो, इनपुट ले लो कौन से नंबर का करना है, देन इनिशियलाइज सम करो 0। ठीक है, रिपीट वाइल एन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी इसको अलग अलग करना पड़ेगा हमें। 4 को अलग करना पड़ेगा, 3 को अलग करना पड़ेगा, 2 को अलग करना पड़ेगा। तो देखो जो 4 है वो यूनिट प्लेस पे है, देन 3 जो है वो 10 प्लेस पे है, 2 जो है वो 100 प्लेस पे है, और 1 जो है वो 1000 प्लेस पे है। तो लाइक वाइज हम क्या करेंगे, नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो ये जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो निकल जाएगा। ठीक है, देन उस नंबर को मैं क्या करूंगी, सम में ऐड कर दूंगी। अगेन
अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, अगेन प्रॉपरली हमें यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। और ये जो कंडीशन, ये जो 3 स्टेप्स है वो हमें कब तक चलाना पड़ेगा, जब तक कि पूरे नंबर्स खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। अभी यहाँ पे 4 नंबर है तो 4 टाइम्स वो पूरा लूप घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो डिवीजन कर रहे हैं वो हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहां पे एक्चुअल नंबर चाहिए, जो एक्चुअल रिजल्ट आता है डिवीजन का। तो डिवीजन का रिजल्ट 1 2 3 आएगा और 4 यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। तो लाइकवाइज हम यहाँ पे सम ऑफ सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन पॉजिटिव नंबर का एल्गोरिदम लिख सकते हैं। बहुत इजी है और ये क्वेश्चन में सॉरी ये एग्जाम में आ सकता है, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। क्लियर है गाइस। सेम थिंग अभी अगर हमें उसको प्रोग्राम में पुट करना है तो व्हाइल लूप दे दो, जो कंडीशन दे रहे थे हम वहां पे, डिजिट इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, किस लिए ले रहे, रिमाइंडर के लिए ले रहे, ठीक है। एंड देन रिमाइंडर में बचेगा लास्ट वाला नंबर, लास्ट वाले नंबर को हम सम में ऐड कर रहे हैं, और ऊपर वाला नंबर जो हमारा आंसर रहेगा वो बचा हुआ नंबर रहेगा, मतलब 1 2 3 एन में आ जाएगा और 4 डिजिट में आ जाएगा, और 4 जो है वो सम में ऐड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, ठीक है। तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, आपको प्रॉपरली देखना है, ठीक है। देन प्राइम नंबर और नॉट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है गाइस, ठीक है। तो अ प्राइम नंबर, अभी प्राइम नंबर क्या होता है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। जिसका मल्टीप्लिक सॉरी उसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो सकते हैं, वो तो वो एक तो वन से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को बोलेंगे हम प्राइम नंबर, ठीक है। अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन एंड डिविजिबल ओनली बाय वन, ठीक है। एंड इटसेल्फ, अगर वो ऐसा नंबर है जो खुद से ही डिवाइड हो सकता है या तो वन से डिवाइड हो सकता है, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। नहीं है तो वो नॉट प्राइम है, ठीक है। एग्जाम्पल कि जैसे 2 है, 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं वन से या तो 2 खुद से, ठीक है। 3 नंबर ऐसा है जिसको हम वन से डिवाइड कर सकते हैं तो खुद से कर सकते हैं। 5 है, 7 है, 11 है, ये जो नंबर्स है इसके सिर्फ दो फैक्टर्स है, वन वन या तो इटसेल्फ, ठीक है। तो ये नंबर्स है प्राइम नंबर्स। और नॉट प्राइम नंबर्स 4 है, 6 है, 8 है, देन 9 है। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ 9 का, ठीक है। सो 9 को हम वन से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 6 की बात करें तो 6 को हम 2 से भी वन से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और खुद 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं गाइस। क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो मिस करो ही मत गाइस, ठीक है। बिल्कुल भी मिस मत करो। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग द व्हाइल लूप स्टेटमेंट, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर यूजिंग व्हाइल, ठीक है। फर्स्ट नेचुरल नंबर प्रिंट करने जो हमने अभी किया था, ठीक है। देन राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द रिवर्स ऑफ नंबर यूजिंग द व्हाइल लूप। ये आप एज ए प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो अगर आपको आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या होता है, सो अ डू व्हाइल लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड at least one time and then repeat it as long as the condition is true। जैसे हम फॉर लूप यूज कर फॉर लूप यूज किया है, जैसे हमने व्हाइल लूप यूज किया है, वैसे ही डू व्हाइल भी है, ठीक है। अभी उसका सिंटैक्स थोड़ा चेंज है, सबसे पहले आ जाएगा डू वाला पार्ट एंड देन व्हाइल
एंड कंडीशन, एंड उसके बाद आ जाएगा सेमीकोलन। ठीक है, तो हम उसका थोड़ा सिंटैक्स समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको मतलब आपके पास तीन चॉइसेस है, तो तीनों चॉइसेस में से आपको कब कौन सा लूप यूज करना पड़ा, मतलब कब कौन सा लूप यूज करना है। तो अगर आपको इटरेशन पता है तो फॉर लूप यूज करो, अगर आपको इटरेशन पता नहीं है तो आप क्या करो, व्हाइल लूप यूज करो। अगर आपका कोड रॉन्ग भी हो तो भी एटलीस्ट वन टाइम उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, तो आपको डू व्हाइल लूप यूज करना है। ठीक है, तो थोड़ा सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो देखो डू का मतलब क्या है, तो डू के ब्लॉक में पूरा ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा। पूरा ब्लॉक ऑफ कोड किस में आ जाएगा, डू वाले पार्ट में, और व्हाइल में सिर्फ आएगी कंडीशन। ठीक है, व्हाइल में सिर्फ आएगी कंडीशन। तो हम उसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा डू वाला पार्ट, डू वाला पार्ट। ठीक है, देन उसका ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद आएगी व्हाइल कंडीशन, व्हाइल कंडीशन, और कंडीशन के बाद आएगा सेमीकोलन। अभी यहाँ पे सेमीकोलन क्यों है गाइस, हमने फॉर लूप के बाद सेमीकोलन तो नहीं देखा है, व्हाइल लूप के बाद भी हमने सेमीकोलन नहीं देखा है, तो डू व्हाइल लूप में सेमीकोलन क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है guys, ठीक है समझो। फॉर लूप के बाद ब्लॉक स्टार्ट होता है इसीलिए सेमीकोलन नहीं है, व्हाइल लूप के भी बाद हम वहां पे ब्लॉक स्टार्ट कर मतलब करते हैं इसीलिए सेमीकोलन नहीं है। लेकिन डू व्हाइल लूप में डू वाला पार्ट जो है वो पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को हैंडल करता है, और व्हाइल कंडीशन के बाद कोई ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट नहीं होता है, तो वो कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पे पूरा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एंड हो जाता है। तो डू वाले पार्ट में पूरा ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा और व्हाइल में सिर्फ हम कंडीशन डालेंगे। ठीक है, तो सिंपली मुझे 1 से लेके 1 2 3 4 एंड 5 प्रिंट करना है, जैसे कि हमने हर एक फॉर लूप पढ़ा तो हमने वही प्रिंट किया। ठीक है, तो देखो मैं दूसरा वाला कंपाइलर लेती हूँ, सो ऑनलाइन सी कंपाइलर, जेडीबी कंपाइलर लेती हूँ। ठीक है, देखो डू व्हाइल लूप मैं यहाँ पे यूज करूंगी, इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट देखो मैं यहाँ पे डू व्हाइल लूप यूज करूंगी, ऑब्वियसली कोई वेरिएबल यूज करूंगी, सो मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर देती हूँ। सो इंटीजर आई इक्वल टू 0। ठीक है, देन डू वाला पार्ट आई इक्वल टू 0 के बाद सेमीकोलन, डू वाला पार्ट। अभी जो भी आपको प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना होगा प्रिंट एफ आई की वैल्यू, सो प्रिंट एफ परसेंट डी, एंड देन आप आई की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पूरा ब्लॉक ऑफ कोड। उसके बाद अपडेट वाला पार्ट, अपडेट वाला पार्ट भी यही पे आ जाएगा। ठीक है, अभी पूरा ब्लॉक ऑफ कोड डू में आ गया, तो क्या बचा है, अभी कंडीशन बची है। सो व्हाइल और यहाँ पे कंडीशन डाल दो, सो आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 तक चलाना है, एंड उसके बाद आपको प्रिंट करना, आपको देना है सेमीकोलन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ गया है, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो भी प्रिंट वाला मतलब प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो, फॉल्स हो, तो भी आपको उसको रन करना है, तो आप डू वाइल वाला पार्ट यूज कर सकते हो। तो डू वाइल पार्ट हम कब यूज कर सकते हैं, कब यूज करते हैं, देखो जैसे आप लॉगिन करते हो कोई भी वेबसाइट को। ठीक है, अभी सपोज आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो या डेली यूज कर रहे हो, सपोज मैं हैकर रैंक की बात करती हूँ। ठीक है, हैकर रैंक एक वेबसाइट है जिसमें कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं। आप बहुत स्मार्ट हो आई नो कि आपको पता है। ठीक है, सो कोडिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार जा रहे हो, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे जा रहे हो, तो वो क्या करेगा, आपको
लॉगिन का ऑप्शन देगा, राइट। लॉगिन या तो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देगा, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी वो आपको लॉगिन वाला पार्ट दिखाएगा, मतलब दो ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो रजिस्टर करो, और अगर आप इससे पहले भी रजिस्टर किए हो, मतलब सेकेंड टाइम हो या डेली यूज करते हो, तो भी आपको रजिस्टर वाला भी दिखाएगा और लॉगिन वाला पार्ट भी दिखाएगा। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो भी लॉगिन दिखेगा, सेकेंड टाइम आ रहे हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन दिखेगा। वो क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाता, कोई मतलब कंफर्मेशन मिल नहीं जाता, तब तक मैं कोई कंडीशन चेक नहीं करूंगा, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास तो आईडी पासवर्ड कोई होगा ही नहीं ना, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट जो है, इसको मैं क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर दूंगी। अभी मैं अगर पहले ही कंडीशन में पूछ लेती कि आप लॉगिन करो, लेकिन आपका तो लॉगिन है ही नहीं ना, तो क्या ये वेबसाइट आपको अलाउ ही नहीं करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो आपको रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट देगी, मतलब कि अगर आपके पास आईडी पासवर्ड ये कोई वैल्यू है ही नहीं, तो भी ये वेबसाइट आपके लिए एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब एटलीस्ट वंस ये एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। सपोज मान लो कि आपके पास आईडी एंड पासवर्ड है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करना है तो आईडी डालो, पासवर्ड डालो। अगर सपोज आपने आईडी प्रॉपरली डाल दी है लेकिन पासवर्ड गलत डाल दिए, ठीक है, तो क्या ये आपको विदाउट पासवर्ड आपको डायरेक्टली लॉगिन करने देगा? नहीं करने देगा। सबसे पहले वैल्यूज चेक करेगा, अगर वैल्यूज करेक्ट है तो ही ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर उसको एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अगर लॉगिन के पहले ही अगर लॉगिन के पहले ही उन्होंने कुछ टर्म्स रखी होती है कि आपको पासवर्ड पता ही नहीं है, तो आप लॉगिन ही नहीं कर सकते हो, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। तो इसीलिए कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को एक बार चांस देना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, डू वाइल का यूज कर सकते हो। मतलब डू में पहले पूरा लॉगिन का पेज दिखाई देगा, अगर आईडी पासवर्ड दे रहा है तो कंडीशन चेक करेगा, अगर आईडी पासवर्ड रॉन्ग है तो आपको लॉगिन करने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे मैं सिंपली आई की वैल्यू प्रिंट करती हूँ, देन इसको रन करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट हो गई। क्लियर है? जैसे कि मैंने सम निकाला था, तो आप यहाँ पे भी सम निकाल सकते हो। सारी जो ऑपरेशन हम नॉर्मल फॉर लूप में यूज कर सकते थे, डू वाइल लूप में यूज कर सकते थे, वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो। सम इक्वल टू सम प्लस आई कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट एट द एंड प्रिंट करना है, प्रिंटेड परसेंट डी सम, ठीक है। तो सम मिल गई है 15। तो लाइकवाइज आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो गाइज, यहाँ पे टेबल भी प्रिंट कर सकते हो, प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, या कोई भी कंडीशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जैसे फॉर लूप में कर सकते हो, जैसे वाइल लूप में कर सकते हो, वैसे ही डू वाइल लूप में भी कर सकते हो। क्लियर है? इसमें कुछ भी डाउट है तो आप जस्ट कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। हम्म, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, अब भी प्रिंट करके दिखाया था। सम निकालना है, अब भी सम निकाल लिए। मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी व्हाइल लूप में करके दिखाया था, वैसे ही डू व्हाइल लूप में आपको करना है। क्लियर है? देन थर्ड स्टेटमेंट आता है जंपिंग स्टेटमेंट। इन सी प्रोग्रामिंग जंपिंग स्टेटमेंट आर यूज टू ट्रांसफर control from one part of the program to another immediately without following the normal flow, ठीक है। तो जंपिंग स्टेटमेंट के 4 कीवर्ड्स है, तो ब्रेक कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड, गो टू कीवर्ड एंड रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। सो देखो, जंपिंग स्टेटमेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या होते हैं, इसका यूज क्या होता है, ठीक है। तो जंपिंग स्टेटमेंट
ठीक है। जंपिंग स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट जो हमारे प्रोग्राम का फ्लो चेंज करता है, प्रोग्राम का फ्लो चेंज करके जो भी हम वहां पे कंडीशन, मतलब जो भी कंडीशन दे रहे हैं या जो भी ब्लॉक ऑफ कोड का हम खुद तय कर रहे हैं कि इस ब्लॉक का ये फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो तब वो जंपिंग स्टेटमेंट जो है वो फ्लो ऑफ प्रोग्राम चेंज कर देता है, ठीक है। तो देखो, सपोज मैं यहाँ पे बताती हूँ, जैसे कि जंपिंग स्टेटमेंट जैसे हमने देखा था, कंडीशनल स्टेटमेंट के 5 टाइप से, लूपिंग स्टेटमेंट के भी 3 टाइप से, वैसे ही जंपिंग स्टेटमेंट के भी 4 टाइप से। फर्स्ट वन इज ब्रेक, सेकेंड वन इज कंटिन्यू, जैसे मैंने अब भी बताया था आपको, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड रिटर्न, ठीक है। सो गो टू है, थर्ड वन इज गो टू, और फोर्थ वन इज रिटर्न। रिटर्न तो आपको पता ही है कि कोई भी वैल्यू रिटर्न करनी है तो रिटर्न कीवर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेक कीवर्ड। अभी ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, डायरेक्टली जंप टू द एग्जिट, जंप टू एग्जिट फ्रॉम करंट ब्लॉक, करंट ब्लॉक से वो डायरेक्टली एग्जिट हो जाता है। करंट ब्लॉक से मैं बोल रही हूँ, अगर 2 ब्लॉक है तो दोनों ब्लॉक से नहीं, करंट ब्लॉक से वो एग्जिट हो जाता है। अगर सपोज मैं यहाँ पे ब्रेक यूज कर रही हूँ तो यहाँ से वो डायरेक्टली नेक्स्ट ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। तो करंट ब्लॉक से वो डायरेक्टली एग्जिट हो जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जैसे जंपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं तो जंपिंग स्टेटमेंट हमेशा लूपिंग स्टेटमेंट के साथ ही यूज कर सकते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट के साथ ही यूज कर सकते हैं, ओनली विथ लूपिंग स्टेटमेंट, विदाउट लूपिंग स्टेटमेंट वी कैन नॉट यूज जंपिंग स्टेटमेंट। सो देखो, बहुत इजी है। सपोज मैं डू व्हाइल लूप में ही करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो सबसे अच्छा लूप जो है वो है फॉर लूप। सो फॉर लूप में मैं करके दिखाती हूँ, वो इजी भी रहता है आप लोगों को समझने के लिए। सो फॉर आई इक्वल टू 1 तो दे दिया है, ठीक है। यहाँ से मैं कट कर देती हूँ, आई इक्वल टू 1, देन आई लेस देन और इक्वल टू 5 तक चलना चाहिए, आई प्लस प्लस, ठीक है। देन मुझे ब्रेक करना है, कहाँ पे ब्रेक करना है, तो मुझे ब्रेक करना है जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो जाती है तो मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगी, कंडीशन है ना। सो इफ आई इज इक्वल टू 3, आई की वैल्यू अगर 3 है तो क्या करो, ब्रेक करो, ठीक है। देन अगर नहीं है, नहीं है तो प्रिंट परसेंटी कॉमा आई, ठीक है। देन इसको मैं रन करती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट, हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट जो है 1 एंड 2 आ गए, जैसे ही आई की वैल्यू 3 आ गई, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो गई, उसने डायरेक्टली जंप किया आउट ऑफ द ब्लॉक, आउट ऑफ द ब्लॉक, आउट ऑफ द ब्लॉक उसने जंप किया, और वो मतलब फ्लो ऑफ प्रोग्राम जो है वो चेंज ही कर दिया, लूप से ही बाहर हो गया, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो आउटपुट में 1 2 3 आ जाएगा, और 4 जैसे ही मिलता है वो डायरेक्टली ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे प्रिंट हाई कर देती हूँ, प्रिंट हाई, ठीक है। यहाँ पे हाई कर दिया, देन मुझे यहाँ पे प्रिंट एफ करना है, रन कर देती हूँ। देखो 1 2 3 आ गया एंड देन हाई आएगा, आ गया, मतलब क्या हो रहा है कि ब्रेक इस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ रहा है, लेकिन वो पूरे प्रोग्राम से बाहर नहीं आ रहा है, सिर्फ ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर आ रहा है। उसके बाद तो ब्लॉक ऑफ, मतलब जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो तो एग्जीक्यूट होगा ही, करेगा ही। क्लियर है गाइस यहाँ तक? तो बहुत सिंपल है, जहाँ पे भी ब्रेक कीवर्ड है वहां से फ्लो ऑफ प्रोग्राम को एग्जिट कर देता है, स्टॉप कर देता है, ब्रेक डायरेक्टली एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, ठीक है।
आफ्टर दैट हम देखते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू को ही ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रट करती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में आ गया 1 2 3 एंड 5। आउटपुट में 1 2 3 5 आ गए, मतलब 4 मिल रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है इट इज यूज टू स्किप द पर्टिकुलर इटरेशन। अगर कोई पर्टिकुलर इटरेशन स्किप करनी है, जैसे कि 4 स्किप हो गए, तो कंटिन्यू क्या करता है, उस कोड को, उस ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर देता है, लेकिन फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो चेंज नहीं करता, वो एज इट इज चलने देता है। सिर्फ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करेगा, वो स्किप करेगा। एंड देन अगेन वो 5 तो रन कर ही रहा है, ठीक है। अगर सपोज मैं इसको 15 तक चलाऊंगी, ठीक है, तो 1 2 3 4 को स्किप कर दिया, बाकी तो एज इट इज वो रन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूं तो ब्रेक इसके उल्टा करता है, वो डायरेक्टली स्टॉप कर देता है, ठीक है, डायरेक्टली स्टॉप कर देता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये डिफरेंस है। ब्रेक पूरा ब्लॉक ऑफ को, फ्लो ऑफ कंट्रोल को स्टॉप कर देता है, और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो पर्टिकुलर इटरेशन स्किप करता है। यहाँ तक क्लियर है? ब्रेक और कंटिन्यू कुछ भी डिफरेंस है? रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, तो कोई वैल्यू रिटर्न करता है, रिटर्न का इतना बड़ा कुछ रोल है नहीं, ठीक है। आफ्टर दैट गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट हम देखते हैं कि एक लेबल यूज करते हैं। जैसे कि हम गो ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज करते हैं, तो वहां पे हम डायरेक्टली कीवर्ड यूज करते थे, ठीक है। लेकिन गो टू क्या बोलता है, वो जंप करता है, वो जंप करता है। मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड, सपोज फर्स्ट 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल दे दूं, गो टू ए वेरिएबल, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल दिए, जहां पे भी ए रहेगा वहां से वो फिर से ब्लॉक ऑफ, मतलब वहां पे जंप करेगा, फिर से वहां तक पूरा कोड एग्जीक्यूट करेगा। मतलब गो टू क्या करेगा, जहां पे भी ये वेरिएबल है वहां पे जंप करेगा, ठीक है, यहाँ पे जंप करेगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे ए नहीं दूं, डायरेक्टली मैं नीचे दे दूं ए वेरिएबल, तो वो डायरेक्टली नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो भी लेबल है डिफाइन किया, जहां पे भी उसको दिया है वहां पे फ्लो ऑफ कंट्रोल चला जाता है, ठीक है। तो हम उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे दे देती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ गो टू, गो टू ए, ठीक है, देन सेमी कोलन, एंड जिसको जहां पे भी उसको कॉल करना है, तो उस लेबल का नेम, ठीक है, लेबल नेम है ए, एंड देन कोलन देना है, ठीक है, कोलन देना है, क्योंकि वहां पे पता चलता है कि यहाँ पे जंप करना है, ठीक है। तो यहाँ से जंप कर रहा है डायरेक्टली फॉर लूप के ऊपर, देन मैं इसका रन करती, देखो इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से लेके यहाँ कॉल कर रही हूँ, फिर से आ रहा है, यहाँ से फिर से जा रहा है, यहाँ से फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। ये कब तक होगा? इनफाइनाइट टाइम्स होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम इनफाइनाइट टाइम्स रन करने के लिए इसको यूज करते हैं, नो, ठीक है। तो इसका मैं प्रॉपरली यूज केस बताती हूँ। सपोज मैं एक सपोज प्रिंटफ हाय, ठीक है, एंड एक नंबर ले लेती हूँ, सो इंटीजर n इक्वल टू 5, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे चेक करती हूँ इवन एंड ऑड है क्या, सो इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, मतलब रिमाइंडर 0 है क्या, अगर है तो क्या करना चाहिए, प्रिंटफ इवन नंबर प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो एल्स में मैं क्या कर लूंगी, यहाँ पे प्रिंटफ और नंबर प्रिंट कर लूंगी, प्रिंटफ और,
ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे एक गो टू स्टेटमेंट लेती हूँ, गो टू स्टेटमेंट, गो टू ए, मतलब जहाँ पे भी ए है वहां पे वो डायरेक्टली चला जाएगा। तो यहाँ पे दे देती हूँ ए, ठीक है। देन मैं इसको रन करती हूँ। एल्स के बाद, हाँ यहाँ पे पूरा नहीं चाहिए। देन मैं इसको रन करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाई, ये वाला हाई आ गया, फर्स्ट वाला हाई आ गया। देन नंबर है 5, तो और भी प्रिंट करनी है। जैसे ही मैंने यहाँ पे डिफाइन किया गो टू ए, जैसे ए आता है डायरेक्टली जंप करना है जहाँ पे ए दिया है, मतलब ये वाली बीच की जो लाइन है वो उसे स्किप कर दी, ठीक है। मतलब ये पूरे कंट्रोल फ्लो को ही चेंज कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको कोई भी कंट्रोल फ्लो चेंज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो गाइस, ठीक है। अगर आपको कोई चॉइसेस देना है, अगर आप कोई होटल मैनेजमेंट का कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो, ठीक है, तो प्रोजेक्ट सपोज प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आपने सपोज रूम बुकिंग का, मेन्यू का, सपोज रूम बुकिंग, एंड देन मेनू हो गया, देन हॉल बुकिंग भी ले लेती हूँ, कोई इवेंट हो उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे मैंने 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो हर एक कोड जो है एट ए टाइम वन, मतलब इसको अगर मैं फंक्शन में लेती हूँ तो एट ए टाइम मेनू ही एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो रूम होगा, नहीं तो हॉल होगा, नहीं तो इवेंट होगा, एट अ टाइम एक ही होगा, ठीक है। अगर कोई आ रहा है रूम बुक कर रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ रूम ही बुक कर सकता है, उसको हॉल भी करना हो सकता है। तो एट ए टाइम वो एक ही रहेगा, ठीक है, और बाहर चला जाएगा। बाहर जैसे ही जाएगा मैं उसको बता दूंगी कि अगर आपको चाहिए, अगर आपको और ऑप्शन चाहिए तो गो टू ए, जैसे कि ए कोई भी ले सकते हो, लेबल भी ले सकते हो, गो टू लेबल, ठीक है। जैसे ही लेबल के ऊपर आ गए, देन मैं फिर से यहाँ पे लेबल डाल दूंगी, लेबल कोलन। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फिर से ऑप्शन पूछेगा, क्या आपको कुछ ऑर्डर करना है, क्या आपको फिर से रूम बुक करनी है, क्या आपको हॉल बुक करना है, क्या आपको इवेंट के लिए, इवेंट मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ बात करनी है। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो लेबल आपको दे सकता है, गो टू स्टेटमेंट आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो बहुत ही इजी था, क्लियर है। तो ब्रेक स्टेटमेंट पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को स्टॉप कर देता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर देता है। गो टू स्टेटमेंट डायरेक्टली जंप करता है जहां पे भी लेबल दिया है, ठीक है। और रिटर्न स्टेटमेंट, कुछ भी रिटर्न करना है फ्रॉम फंक्शन, देन यू कैन यूज रिटर्न, ठीक है। So break, it is used to exit from the loop or switch statement. Example stops a loop when the condition is met. Then continues keep the current iteration of loop and moves to the next iteration. Go to transfer control to the label statement in the program. Not recommended for regular use. हम उसको regularly use नहीं करते, ठीक है। और return जो है, exit from a function and optionally returns a value. So function से exit करते समय हम return कीवर्ड यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी डाउट है गाइस इसमें? कंट्रोल स्टेटमेंट में कुछ भी डाउट है किसी को भी? कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो गाइस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंटर। अभी पॉइंटर क्या होता है, देखो वन बाय वन देखते हैं। पॉइंटर हम कब यूज करते हैं? पॉइंटर नाम से ही पता चलता है कि कुछ तो भी वो पॉइंट आउट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। जैसे हम एरो की बात करते हैं, जैसे कहीं पे भी लिखा है कि यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, स्ट्रेट जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, कुछ भी, ठीक है। तो वो क्या है, पॉइंटर की, मतलब पॉइंटर की तरह काम करता है। अभी ये जो पॉइंटर की बात कर रही हूँ, अभी जैसे रोड पे होता है ना, ये सारे पॉइंटर्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की। तो प्रोग्रामिंग में पॉइंटर का क्या काम होगा? तो पॉइंटर का काम क्या होता है, देखो सपोज कि मेरी मेमोरी है, सपोज मैंने एक मेमोरी ऑक्यूपाई की है जिसका नाम मैंने ए दे दिया है, उसमें मैंने 10 वैल्यू दे दी, ठीक है।
तो इस वैल्यू को, इस मेमोरी लोकेशन को मुझे थर्ड पर्सन को एक्सेस देना है, थर्ड पर्सन को एक्सेस देना है, तो हम पॉइंटर यूज करते हैं। ठीक है, तो हम पॉइंटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो सपोज एक जनरल थिंग समझ लेते हैं। समझो कि आपका ये घर है, ठीक है, और सपोज ये आप हो, सपोज नाम दे देती हूँ ए, और ये है आपके दोस्त का दोस्त, तो सपोज मैं इसको नाम देती हूँ बी। ठीक है, तो ये आप है और ये बी है। बी जो है वो फ्रेंड का फ्रेंड है, फ्रेंड का फ्रेंड है। ठीक है, और एक बंदा ले लेती हूँ जो आपका फ्रेंड है, जिसका नाम सी दे देती हूँ। ठीक है, अगर सपोज आप आ रहे हो घर पे, आपके साथ ए भी सॉरी बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। ठीक है, आपके साथ बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। अगर सपोज मान लो कि कोई इमरजेंसी है लेकिन आप नहीं हो, आप नहीं हो, तो आपका फ्रेंड जा सकता है घर पे, आपका फ्रेंड जा सकता है सी, जिसका नाम है सी। तो सी आपके घर पे जा सकता है, जो भी काम है वो आप, कोई सामान आपको मंगाना है उसके पास, तो घर में जाके सामान उठा के वो आ सकता है। लेकिन कोई फ्रेंड का फ्रेंड डायरेक्टली फ्रेंड के फ्रेंड को कोई भी आपके घर में घुसने का एक्सेस नहीं देगा, जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता कि वो सच में आपका भी फ्रेंड है या नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही पॉइंटर भी है। पॉइंटर जैसे कि ये आपको, आप मतलब एक्चुअल मेमोरी, आपको सपोज मेमोरी तो आपका क्या रहेगा, आपका घर ही रहेगा, आपका घर आपके नाम है। ठीक है, तो आप ए है। ठीक है, और जो सी वेरिएबल है, ठीक है, सी वेरिएबल नोन है, नोन है। कोई एक आपको कोई सामान देना है, सपोज लैपटॉप आपको देना है, लैपटॉप देने के लिए आप क्या करोगे, आप खुद के फ्रेंड को इजीली दे दोगे, हाँ ठीक है ले लो भाई, तू मेरा लैपटॉप ले ले, 8 दिन के लिए ले, 10 दिन के लिए ले। ठीक है, लेकिन अगर फ्रेंड के फ्रेंड ने बोला है कि यार मुझे 2 दिन के लिए लैपटॉप चाहिए, देगा तू? आप क्या करोगे, थोड़ा सोचोगे सच में देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मतलब थर्ड पर्सन को कोई मेमोरी अवेलेबल करके देना है, तो हम डायरेक्टली मेमोरी अवेलेबल करके नहीं देंगे, हम क्रिएट करेंगे थर्ड पर्सन, सॉरी, हम क्रिएट करेंगे पॉइंटर, जो पॉइंटर अलाउ करता है टू यूज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मेमोरी। ठीक है, तो पॉइंटर समझ लेते हैं, पॉइंटर क्या है। पॉइंटर इज अ एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, वो कोई मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, लेकिन कौन से मेमोरी लोकेशन का। पॉइंटर इज एड्रेस ऑफ अनदर मेमोरी लोकेशन, खुद के नहीं, अनदर मेमोरी लोकेशन। सपोज मैं एक वेरिएबल लेती हूँ इंटीजर a इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस 10 को मुझे किसी और को एक्सेस देना है, तो मैं क्या करूंगी, इसका जो एड्रेस है, सपोज कंप्यूटर में हो सकता है 1H239, ऐसा एड्रेस हो सकता है। तो मैं क्या करूंगी, एक पॉइंटर क्रिएट करूंगी। सपोज पॉइंटर क्रिएट करने के लिए डेटा टाइप लिखना होता है, पॉइंटर है इस, ये पता चलना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको एस्टरिक यूज करते हैं, देन पी, कोई भी नाम दे सकते हो। सो पॉइंटर पी, देन इसका एड्रेस पास करना है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ लिखूंगी, किसका एड्रेस चाहिए, ए का एड्रेस चाहिए। मतलब पी वेरिएबल में भी इनडायरेक्टली 10 की वैल्यू है, वो इस एड्रेस को होल्ड कर रहा है, एड्रेस को होल्ड कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली उसमें भी 10 ही है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, तो इसको मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो सपोज एक, सपोज ए नाम का वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यू है, सपोज उसका जो मेमोरी है, मेमोरी लोकेशन है 1H239। सो एक पॉइंटर नहीं, एक जगह मतलब ऑक्यूपाई करेगा, जिसको नाम सपोज एस्टरिक पी दे देगा, और उसमें स्टोर करेगा इसका एड्रेस 1H239। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप
इसी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हो और इनडायरेक्टली सेम वैल्यू इस पॉइंटर में भी है। ठीक है, सो सिंपल है। पॉइंटर इज एड्रेस ऑफ अनदर मेमोरी लोकेशन, कोई दूसरे मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पॉइंटर होता है। ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। A pointer in C variable that stores the memory address of another variable that allows indirect access to that variable using the difference operator. Using the difference operator. तो अभी बताया था मैंने कि पॉइंटर को क्रिएट करने के लिए हम एस्टेरिक यूज करते हैं। ठीक है, द रेफरेंस ऑपरेटर इज एड्रेस ऑफ, है तो एम्फरसैंड, इट इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, वो एड्रेस गेट करता है। ठीक है, तो रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? द रेफरेंस ऑपरेटर दैट इज एड्रेस एम्फरसैंड इज इट इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एग्जांपल, इंटीजर a इक्वल टू 10, जैसे कि कोई एड्रेस प्रिंट करना हो तो हम %p भी लिख सकते हैं। %p जो है वो हमें एड्रेस रिटर्न करता है। ठीक है, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो आपको यहाँ पे एम्फरसैंड भी देना पड़ेगा, तो ही वो एड्रेस देगा। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम? रेफरेंस वेरिएबल। देन हम देखते हैं डिफरेंस ऑपरेटर। The difference operator is used to access the value stored at a given memory address. जैसे कि इंटीजर a इक्वल टू 10 दिया है, इंटीजर पॉइंटर p दिया है एंड एड्रेस ऑफ a दिया है। सो अगर मुझे पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करनी है, अगर मैं %d लिखूं तो वो डायरेक्टली एक मतलब 10 ही प्रिंट करेगा। अगर मैं एक एड्रेस प्रिंट करूं तो मुझे वहां पे एम्फरसैंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो समझ लेते हैं कि ये जो दो ऑपरेटर्स हम यूज करने वाले हैं, पॉइंटर बोले, अगर पॉइंटर का नाम आता है तो ये दो ऑपरेटर्स, दैट इज डिफरेंस ऑपरेटर एंड रेफरेंस ऑपरेटर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये क्यों यूज करते हैं? देखो सपोज मान लो कि मैं इंटीजर a इक्वल टू 10 दे रही हूँ, इंटीजर p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a दे रही हूँ, तो आप यहाँ पे कैसे पता लगाओगे ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है? कैसे पता लगाओगे कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल वेरिएबल ना है, वो पॉइंटर है? तो पॉइंटर है पता चलना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? एस्टेरिक लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ नहीं दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू डायरेक्टली इसको इस मेमोरी लोकेशन को मिल जाएगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, सपोज इंटीजर a इक्वल टू 20 दे देती हूँ, इंटीजर एस्टेरिक p इक्वल टू अगर मैं a कर दूं तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली p को 20 वैल्यू दे रही हूँ, लेकिन मुझे डायरेक्ट वाला सीन ही नहीं चाहिए, मुझे इनडायरेक्ट वाला सीन चाहिए। तो इसीलिए हमें डिफरेंस ऑपरेटर यूज कर सॉरी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? ठीक है, सो पॉइंटर का सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऑफ पॉइंटर, डेटा टाइप आएगा, कौन से डेटा टाइप का आपका पॉइंटर है, तो जो वेरिएबल का डेटा टाइप होगा सेम डेटा टाइप उस पर्टिकुलर पॉइंटर का भी होना चाहिए। देन एस्टेरिक पॉइंटर नेम, देन इक्वल टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम। ठीक है, तो ये है सिंटैक्स ऑफ पॉइंटर। क्लियर है गाइस यहाँ तक? तो बहुत सिंपल है पॉइंटर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस ऑपरेटर डिफरेंस ऑपरेटर। सो इसका पर्पस जो रेफरेंस ऑपरेटर का पर्पस है गिव एड्रेस ऑफ वेरिएबल, डिफरेंस का गिव्स वैल्यूज फ्रॉम एड्रेस। यूसेज, इट इज यूज्ड with normal variable, it is used with pointer variable। इसका एम्परसैंड का मीनिंग है एड्रेस ऑफ, एस्टेरिक का मीनिंग है वैल्यू एट एड्रेस। इसका एग्जांपल है p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, वैल्यू इक्वल टू एस्टेरिक p। ठीक है, पॉइंटर की यूज क्या है? पॉइंटर हम कब यूज करें, क्यों यूज करते हैं? तो पॉइंट डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए पॉइंटर यूज होता है। पासिंग आर्ग्यूमेंट
कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है फंक्शन में, तो भी हम पॉइंटर यूज करते हैं। अभी देखो पॉइंटर पहले मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद डायरेक्टली मैं पॉइंटर ले रही हूँ क्योंकि मुझे फंक्शंस में इसको यूज करना है। ठीक है, अगर मैं पहले फंक्शंस पढ़ा देती उसके बाद पॉइंटर लेती तो कोई मीनिंग नहीं होता। इसीलिए मैं पहले पॉइंटर ले रही हूँ एंड देन मैं फंक्शन बताऊंगी। फंक्शन में पॉइंटर का यूज करेंगे हम। ठीक है, देन इफिशिएंट एरे एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग। एरे को एफिशिएंटली रन करने के लिए एंड स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशन हैंडल करने के लिए भी पॉइंटर यूज किया जाता है। देन फंक्शन पॉइंटर्स के लिए भी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो जैसे कि मॉडिफायर की बात करते हैं, मॉडिफायर्स। ठीक है, कौन से मॉडिफायर की? देखो कौन से मॉडिफायर है, इंटीजर है तो परसेंट डी यूज करते हैं, मॉडिफायर स्पेसिफायर आप जो भी बोलते हो। ठीक है, सो इंटीजर। फ्लोट है तो आप परसेंट एफ लिखते हो। कैरेक्टर है तो परसेंट सी लिखते हो। अगर कोई स्ट्रिंग है मतलब कैरेक्टर का एरे है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं तो परसेंट एस लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आपको एड्रेस निकालना है, किसी का एड्रेस निकालना है तो आप परसेंट पी यूज करोगे। ठीक है, परसेंट पी यूज करोगे। ठीक है, अगर सपोज मुझे सपोज ए इक्वल टू 10 दे देती हूँ, इंटीजर ए इक्वल टू 10, इंटीजर स्ट्रिंग ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए दे देती हूँ। ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पे परसेंट डी कॉमा ए करूँ, ठीक है, तो इसका आउटपुट जो है वो 10 आएगा। परसेंट डी पी करूँ, ptr करूँ, ठीक है, परसेंट डी है, इसका भी आंसर 10 आएगा। ठीक है, अगर मैं परसेंट पी करूँ देन एड्रेस ऑफ ए करूँ तो ए का एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, और अगर मैं परसेंट पी करूँ एंड देन एस्टेरिक लिखूं तो भी एड्रेस ऑफ ए आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम उसका एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखो इसका मैं एग्जीक्यूशन बताती हूँ। सपोज इंटीजर एन इक्वल टू 5 दिया है, इंटीजर एस्टेरिक पी टी आर दे देती हूँ इक्वल टू एड्रेस ऑफ एन वेरिएबल का एड्रेस पास कर देती हूँ। देन मैं प्रिंट करूंगी प्रिंट। अभी इसका यूज आपको कब पता चलेगा? जब एरे के साथ यूज करोगे, फंक्शन के साथ यूज करोगे। ठीक है, अभी तो हम बेसिक देख रहे हैं कि पॉइंटर कैसे यूज होता है। ठीक है, देन प्रिंटफ परसेंट डी कॉमा एन। ठीक है, एन की वैल्यू प्रिंट करनी है। सेम थिंग मैं यहाँ पे पॉइंटर प्रिंट कर, परसेंट डी पॉइंटर, मतलब वो इनडायरेक्टली तो एन की ही वैल्यू होल्ड कर रहा है। देन परसेंट पी, एड्रेस प्रिंट करना है। किसका एड्रेस प्रिंट करना है? तो एम्फस एंड एन का एड्रेस प्रिंट करना है। अगेन एड्रेस प्रिंट करना है लेकिन एम्फस एंड नहीं, मैं डायरेक्टली पॉइंटर पीटीआर दे दूंगी। ठीक है, एंड देन एड्रेस ऑफ एड्रेस पीटीआर, इसका भी हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, देखो कि सपोज मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, एरर देगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम विदाउट एग्जीक्यूट कर देते हैं, न्यू लाइन पे ले लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो एड्रेस ये कुछ भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर आपके टर्बो सी प्लस प्लस में वीएस कोड में रन कर रहे हो तो वो प्रॉपर एड्रेस देगा। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे एन की वैल्यू जो है उसने माइनस ये क्यों दी, 5 देनी चाहिए थी, राइट? सो प्रिंटफ परसेंट डी एन, देन एक मिनट, हाँ दे दी है, 5 दे दी। उसके बाद परसेंट डी पेटीआर, पेटीआर की जो है वो उसने 5 दे दी है। ठीक है, उसने 5 दे दी है। देन एड्रेस ऑफ एन दिया है
तो उसने एड्रेस ऑफ n रिटर्न किया है, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे %p एंड पॉइंटर लिखूं, ठीक है, तो %p एंड पॉइंटर में देखो क्या डिफरेंस है। ये n का एड्रेस है और ये पॉइंटर p का एड्रेस है, ठीक है। ये पॉइंटर p का एड्रेस है, यही डिफरेंस है %p एड्रेस ऑफ n का और %p पॉइंटर का। मतलब मैं यहाँ पे n का एड्रेस प्रिंट कर रही हूँ और यहाँ पे पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने ये कमेंट किया, अभी ये कमेंट क्यों किया था कि यहाँ पे हम एट ए टाइम यहाँ पे दो पॉइंट मतलब दो सिंबल यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। आउटपुट में क्या आना चाहिए, 5 लाइन्स आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कितनी लाइन्स आई हैं, न्यू लाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले n की वैल्यू 5 आई है, यस आई है। पॉइंटर की वैल्यू कोई तो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा है। देन n का एड्रेस मिल रहा है, यस मिल रहा है। जैसे ही मैं %p लेकिन पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट कर रही हूँ, तो ये जो है ये पॉइंटर का एड्रेस है, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ %p एड्रेस ऑफ पॉइंटर, तो ये फिर से रिटर्न करेगा n का एड्रेस, n का एड्रेस। तो ये जो लाइन है, ये लाइन एंड ये लाइन, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग एक ही है। एड्रेस ऑफ n हो या एड्रेस ऑफ ptr, इसका दोनों का मीनिंग एक ही। क्लियर है। तो ये है बेसिक पॉइंटर। पॉइंटर का यूज ज्यादातर होता नहीं है, सिर्फ सी लैंग्वेज में ही होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में तो ये होता ही नहीं, यूज ही नहीं करते, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस है, ये मेमोरी सेव करता है, फास्टर एग्जीक्यूशन देता है, ठीक है। मेमोरी सेव कैसे करता है, एक ही एड्रेस को मल्टीपल टाइम्स यूज करने के लिए ही तो हम मतलब थर्ड पर्सन को एक्सेस देने के लिए ही तो हम पॉइंटर क्रिएट करें, तो ऑब्वियसली ये मेमोरी ही सेव करेगा। देन फास्टर एग्जीक्यूशन, देन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जब हम डायनेमिकली मेमोरी कैसे एक्सेस करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि इसका ये एडवांटेज क्यों है, ठीक है। देन जो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। देन डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, वो थोड़ा समझने के लिए कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हाई लेवल में उसको डायरेक्टली हटाया है, ठीक है। देन रिस्क ऑफ बग्स, एरर आ सकते हैं, बग्स आ सकते हैं, ठीक है। रॉन्ग मेमोरी एक्सेस, इसीलिए और ये बहुत कम यूज किया जाता है, रेयरली हम उसको यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फंक्शंस क्या होते हैं वो पूरा पढ़ाऊंगी। देन उसके आगे वाले भी कुछ टॉपिक बचे हैं, वो भी मैं उस पार्ट में कवर करूंगी, ठीक है। मुझे लगता था कि ये 5 पार्ट में हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। आप भी देख सकते हो कि ये बहुत लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस बने हैं, फिर भी 5 वीडियो में नहीं बने, ठीक है। तो इसके और 1 या 2 वीडियो आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करके ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस कोई वीडियोस के क्वांटिटी पे नहीं रहेगा, हमारा फोकस रहेगा कितनी प्रैक्टिस हो रही है, कितना पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाले टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यूअर भी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है गाइज। कुछ भी डाउट है कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियोस। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस, कोडिंग को बहुत आसानी से सीखना है तो पायल टेक्नोवा को अभी जाके सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, और पूरे वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने एक्सेस नहीं किया है तो अभी जाके एक्सेस कर लो और मेरे साथ आपकी कोडिंग लैंग्वेज या आपकी टेक्निकल स्किल अपग्रेड कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच गाइस।